मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी में ज़्यादातर लोग घृणा में हैं और मुझे नहीं लगता कि मोदी अब बहुत दिन नहीं रहेगा। पता नहीं नवंबर में हो जाएगा या मार्च हो जाएगा, बट इस बीच में की सरकार निश्चित गिरेगी। नीतीश कुमार पहले जाएंगे क्योंकि मैं नीतीश कुमार को बहुत सालों से जानता हूँ, जेपी मूवमेंट के टाइम से जानता हूँ और वो किस प्रकार से काम करते हैं वो भी मैं जानता हूँ। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि चाइना ने हमारे देश में आक्रमण किया। वो कहते कोई आया ही नहीं, झूठ बोल दिया। अब इस झूठ को आप सहन कर सकते हो तो कुछ भी सहन कर सकते हो। कह सकते हैं कि 1000 साल के लिए मैं राज करूंगा, मैं भगवान से पैदा हुआ, मैं मेरी माँ से नहीं पैदा हुआ, ये सारी बातें कह सकता है। मोहन भागवत ने क्या कहा उसको हम अध्ययन करेंगे, सोचेंगे और जो समझना है तो उनकी बातों से लगता है कि वो दुखी हैं और दुखी होना चाहिए, क्योंकि एक कोई कल का आया हुआ लड़का नड्डा वो कहता है हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। नड्डा तो बहुत छोटा है उनके लिए। पार्लियामेंट्री पार्टी खड्डे में जाए, मुझे उसकी जरूरत अब नहीं है। अनुशासन की क्या जरूरत है, आरएसएस की क्या जरूरत है, ऐसे सोच रहे होंगे, मैं नहीं जानता, बट जरूर विनाश काले विपरीत बुद्धि की स्थिति में कोई कुछ भी हो सकता है। आना चाहिए था, क्योंकि मोदी ने उसको उस पर अयोध्या के मंदिर पर इश्यू पर उन्होंने प्रचार किया, नहीं करना चाहिए था। इसका तो योगदान जीरो था। ये तो विरोध कर रहे थे। जब मैं पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहा था तो मोदी ने एक पिटीशन डाली जिससे सदा के लिए ये बंद हो जाती। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं नीलू व्यास। चुनाव के नतीजे आ गए हैं, मोदी जी की सरकार बन गई है, लेकिन ये वो मोदी सरकार नहीं है जो 2014 और 19 में थी। इस बार मोदी जी की मिलीजुली सरकार है, जहां पर मोदी जी का 56 इंच का सीना शायद नहीं दिखेगा, बल्कि वो गले लगाते हुए चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अब नायडू और नीतीश के बिना उनका काम नहीं चलेगा। लेकिन ये सरकार कितने दिन चल पाएगी? क्या मोदी जी एक मिली-जुली सरकार, एक कोएलिशन की सरकार चला पाएंगे? लोगों को डाउट है, क्योंकि सबका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन सकते, और अगर वो नहीं बन सकते तो क्या होगा? ये सरकार कितने दिन चलेगी? कितने दिनों की मोहताज है ये सरकार, और मोदी जी का क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से अब बीजेपी के लोग, जैसे पश्चिम बंगाल में सुनाई पड़ रहा है कि जो बीजेपी की स्टेट यूनिट है वो बहुत तितर-बितर हो गई है, वहां पर बहुत ज्यादा बीजेपी के लोगों में गुस्सा है। यूपी में जहां पर इतनी सारी सीटें हारी है बीजेपी, वहां पर भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, खासकर मोदी जी से और अमित शाह से। तो ऐसे में क्या अब बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे? क्या बीजेपी ऐसे में कमजोर होती हुई नजर आ रही है? ये तमाम सारे बड़े मुख्य सवाल लोगों के सामने खड़े हैं, और इस बीच मोहन भागवत का भी एक बयान आया है। ये वो मोहन भागवत है जो इतने समय से चुप थे, लेकिन आज इस जनादेश के आने के बाद आज उन्होंने मोदी जी को ये याद दिला दिया कि भाई आपकी मिलीजुली सरकार तो बन गई, लेकिन अब आपको मणिपुर जाना चाहिए, मणिपुर को याद करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो कंसेंसस से होनी चाहिए, सरकार कंसेंसस से चलनी चाहिए, और जो ऑपोजिशन है, विपक्ष है, वो आपका विरोधी नहीं है, बल्कि उसको प्रतिपक्ष मानिए। लेकिन क्या मोदी जी इन सारी बातों को भागवत जी को सुनेंगे? क्या भागवत जी के कहने पर क्या मोदी जी मणिपुर जाएंगे? इस सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता, जो कि मोदी सरकार के बहुत बड़े आलोचक हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर स्वामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, आप इस समय जुड़े डॉक्टर स्वामी। लेकिन पहला सवाल सर यही है कि मोदी जी की अब मिली-जुली सरकार बनी है, ये मिली-जुली सरकार आपको लगता है कि ये चल पाएगी? मोदी जी उसको चला पाएंगे? ऐसा है कि पहले तो मैं इतिहास जो आपका थोड़ा त्रुटि है उस त्रुटि को भरने चाहता हूँ और आपको सही बात बतानी चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने जयललिता के साथ उन्होंने गठबंधन करके और अन्य लोग के साथ, मायावती, ऐसे ऐसे लोग, फरूक अब्दुल्ला के बेटा फरूक अब्दुल्ला भी, उन सब का मिलकर उन्होंने एक मिली जुली सरकार बनाई जो गिर गई। तो ये कहना कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लंबे काल के लिए किया, ये तो अभी आप
मैं समझता हूँ कि थोड़ा जल्दबाजी हो गया है। मोदी का तो पहले ये बताना चाहता हूँ कि उनकी सबसे बड़ी गिरावट है कि उनको बहुमत नहीं मिली। उन्होंने तो मिली-जुली सरकार 2014 को भी रखा था, वहाँ दूसरे लोग हमारी बहुमत होने के बाद भी वो लोगों को रखते थे। और बाद में नीतीश तो उस समय हमारे साथ था, रेलवे मिनिस्टर था। तो 2019 में भी उन्होंने इस प्रकार की सरकार बनाई, यद्यपि हमारे पास मेजॉरिटी थी। ये पहली बार हो रही है जब उनको मेजॉरिटी नहीं मिली, बड़ी यानी 240 से 271 माने 31 सीट्स की कमी, और वैसे 280 कम से कम होना चाहिए, नहीं तो स्थिर नहीं हो सकेगी। तो मान लीजिए 40 सीट कम थी। तो इसमें इन्होंने ये जो करना था, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि उनकी सारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी इस गठबंधन के कारण। क्योंकि पहले तो ये यदि वो कहते हैं कि मैं विपक्ष में बैठूंगा और मैं विपक्ष की पार्टी का नियंत्रण करूंगा या उनकी नेता बन के रहूंगा, इस प्रकार से वो करते तो लोग बड़ी उनकी प्रशंसा करते। परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, उन्होंने ये जाकर कर दी। और किन लोगों के साथ, जो आंध्रा से आए हैं केस में, नहीं उन्होंने तो सोनिया गांधी के साथ गठबंधन उनकी थी पिछले 3-4-5 साल में, उसको छोड़कर आए हमारे साथ। और वो तब आए जब हमने उनको जेल भेज दिया था भ्रष्टाचार में। अमित शाह के ने खुद उसको बताया जब वो मिलने के लिए आए कि तुम्हें तो हम जेल भेज रहे हैं। ये तो मैं पहली की बात कर रहा हूँ, ये चुनाव के बाद नहीं। फिर बेल में आए। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी जो मूल जो हमारी लक्ष्य थी वो थी हिंदुत्व, और उस हिंदुत्व की जो मर्यादा और वो जो एक नैतिकता थी, उसको हमने बहुत बड़ा ठेस पहुंचाया। और मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी में ज़्यादातर लोग घृणा में हैं, और मुझे नहीं लगता कि मोदी अब बहुत दिन नहीं रहेगा। पता नहीं नवंबर हो जाएगा या मार्च हो जाएगा, बट इस बीच में उनकी सरकार निश्चित गिरेगी। हो सकता है नीतीश कुमार पहले जाएंगे, क्योंकि मैं नीतीश कुमार को बहुत सालों से जानता हूँ, जेपी मूवमेंट के टाइम से जानता हूँ, और वो किस प्रकार से काम करते हैं वो भी मैं जानता हूँ। और जहाँ तक आंध्रा है, उसमें वो पूरी बहुमत के साथ बैठे हैं, और उनके लिए कोई ऐसा दबाव नहीं होगी कि छोड़कर आना चाहिए। वो थोड़े दिन रहेंगे। आपने कहा कि नवंबर और मार्च के बीच में किसी भी समय मोदी की सरकार गिर जाएगी। आप इसी पीरियड को लेकर क्यों कॉन्फिडेंट हैं कि नवंबर और मार्च के बीच में ये सरकार गिर सकती है? मैंने जब कोई सब कह रहे थे 300, 400, 500, मैं कह रहा था 220। तो सबसे निकट मैं ही निकला। बिल्कुल, तो कई का उपयोग करते हैं। हम तो प्राध्यापक रहे हैं, हम पढ़े हैं, इतने साल हम राजनीति में रहे हैं, 6 बार पार्लियामेंट में जीत कर गए हैं। तो ये इतना अनुभव के कारण मैं कह सकता था जो और लोग नहीं कह सके। लेकिन डॉक्टर स्वामी, अगर आपने हाल में जो 2-3 स्पीचेस मोदी जी ने दी हैं, चाहे वो जीत के बाद अपने पार्टी हेडक्वार्टर्स में हो या फिर बाद में जो उनके कुछ स्पीचेस सामने आए हैं, जहां पर एक बार पीएमओ में भी उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पीएमओ हम बनाएंगे, ये तमाम चीजों की बात की। और उन्होंने कहा कि ये 10 साल तक ये एनडीए की सरकार अभी 10 साल का आईना सबको दिखाएगी कि हम किस तरीके से विकसित भारत को बनाएंगे। हाँ, उसकी हर बात पर आप विश्वास करते हैं। मैं तो और भी बता सकता हूँ, और जो उनको कहना चाहिए वो तो कभी कहा नहीं। ये बताइए, जब चाइना ने आपका 4000 स्क्वायर किलोमीटर हड़प कर ली, जिसमें कोई विवाद नहीं था, लद्दाख में, वहां आकर वो ले ली। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि चाइना ने हमारे देश में आक्रमण किया। वो कहते कोई आया ही नहीं।
झूठ बोल दिया। अब इस झूठ को आप सहन कर सकते हो तो कुछ भी सहन कर सकते हो। कह सकते हैं कि 1000 साल के लिए मैं राज करूंगा, मैं भगवान से पैदा हुआ, मैं मेरी माँ से नहीं पैदा हुआ, ये सारी बातें कह सकता है। मैं तो उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं जो राजनीतिक वास्तविकता है उसमें कह रहा हूँ कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर सबको असंतोष है, क्योंकि हमारी पार्टी की जो चरित्र है वो है कि लड़ने का, और यदि बैठना है तो विपक्ष में हम बैठेंगे, या राज करनी है और मर्यादा का साथ राज होगी तो हम राज करेंगे, ये होता था। आज जरूर वाजपेयी ने डीएमके के साथ गठबंधन करके हमारी नाम खराब कर दी, परंतु वाजपेयी के पहले बहुत थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो सरकार बना सकते थे, उन्होंने नहीं बनाई। फिर दीनदयाल उपाध्याय थे, वो इतने मान्य थे कि वो कभी भी सरकार बना सकते थे, उन्होंने बनाई नहीं। तो ऐसे लोग हमारे इतिहास में आरएसएस, बीएचपी, हमारी जनसंघ, जनता पार्टी, ये सब में हमारे लोग त्याग करने की स्थिति में रहते थे। और आज जो हुआ है वो अपने लोगों के लिए, अपने इच्छा के लिए, अपने शौर्य के लिए उन्होंने ये सब किया है। लेकिन डॉक्टर स्वामी, इस समय बीजेपी पर इस सब का क्या असर पड़ेगा? कल साकेत गोखले ने ट्वीट किया कि 3 बीजेपी के एमपी तृणमूल के टच में हैं। उधर यूपी के कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं बोलने के लिए कि मोदी जी को, और मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि उनको तो जबरन जिताया गया है 1.5 लाख वोटों से, वरना तो वो हार रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता खुद इस बात को कह रहे हैं। तो जब इस तरीके के विरोध के सुर बीजेपी के अंदर है, जहां पर कोई भी मोदी और अमित शाह को पसंद नहीं कर रहा है, तो ऐसे में पार्टी का क्या होगा? देखिए, जो लोग इस पार्टी में हैं, हिंदुत्व का, एक हिंदू पुनरुत्थान के लिए, हिंदुत्व मैंने हम किसी पर थोपेंगे नहीं। हमारे में जो कमी है, जो त्रुटि आई है, जो इतिहास का जो बुराई आई है, ये सबको हटाकर एक हम पुनरुत्थान के दृष्टि से हम हिंदुत्व के लिए एक पार्टी बनाई है। और हमें कोई पार्टी छोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी कर रहे हैं। जैसे मैं 20 तारीख को मैं जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश, वहाँ एक साधु सम्मेलन कर रहा हूँ। इसके पहले मैं जो मंदिरों को हमारी सरकार के सिद्धांत के विरुद्ध में है, महाराष्ट्र सरकार ने जाकर एक मंदिर को ले ली और भजन, यानी पूजा पाठ सब उन्होंने अपने पॉलिटिकल ऑफिसर्स को दे दी। तो ये सारी जो गलत बातें हो रही है उसको ठीक करने में हम ज्यादा, बट बीजेपी को छोड़कर जाए इधर उधर देखें, आज मुसीबत है, ऐसा कोई नहीं सोचता। नहीं, लेकिन ऐसे में पार्टी का क्या होगा सर? अगर पार्टी के लोग छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने लगेंगे, तो बीजेपी को क्या, मोदी जी और शाह का की कोई बात सुनना नहीं चाहता? मोदी और शाह को कोई पसंद नहीं कर रहा है। जो छोड़ कर आए वही छोड़ कर जा रहे हैं, बाकी कोई नहीं। जो इस पार्टी से जुड़ा हुआ है सिद्धांत के कारण, वो कभी नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन आपने तो कहा ना कि इसीलिए मैं समझौता किया, मोदी जी ने हिंदुत्व के साथ बहुत समझौता किया। आपने एक इंटरव्यू में इसके पहले ये भी कहा था कि ये तो व्यापार किया है उन्होंने हिंदुत्व का। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर मोदी जी और शाह बीजेपी के बाहर हो जाएंगे या बीजेपी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं, तो क्या बीजेपी का शुद्धिकरण हो जाएगा ऐसे में? बीजेपी का विकास होगा और एक उत्साह आ जाएगी, कार्यकर्ता सब खड़े हो जाएंगे, कोई पैसा नहीं मांगेगा। छोड़ देते हैं पार्टी। हाँ, आप कह रहे हैं कि बीजेपी में एक बार फिर से वो एक्साइटमेंट वापस आ जाएगा अगर मोदी और शाह उसको माइनस कर दिया जाए? ये हमारे चरित्र के नहीं है। गुजरात में ही उन्होंने खराब किया था, पर हमने सोचा वैसे उस समय वो मजबूरी थी, सोनिया गांधी एक ये कर रही थी, वो कर रही थी, और सोनिया गांधी निशाने पर थी। बट अब ये लोग इस निशाने पर हैं, और ऐसे ही उन्होंने काम किए जो हम प्रचार नहीं करते। मैं प्रचार कर सकता हूँ, बट मैं नहीं किया। कितना मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें उस समय आ जाएगी, यदि वो छोड़कर जाएंगे तो उनका एक दिन का भी राजनीति चलेगा नहीं।
लेकिन सर अब अभी मोहन भागवत ने हाल में जो बयान दिया, आपको क्या लग रहा है वो मोदी जी को सुनाने के लिए था, या वो ये एक्सप्रेस कर रहे थे कि अब हम मोदी जी के साथ हैं? मोदी जी को क्या वो हड़काने की कोशिश कर रहे थे, उनको डांटने की कोशिश कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे? आपको क्या लगता है कि मोहन भागवत के स्टेटमेंट का क्या संकेत है? वो तो मोहन भागवत ही बता सकते हैं, हम इसको सुनकर समझ सकते हैं और ये हम गलत भी समझ सकते हैं। आपको क्या मैं समझता भगवत है? गीता कई बार पढ़ा हूँ और धीरे धीरे समय पर हमारी समझ सुधरते गई। जो पहले मैं सोचता था आज नहीं सोचता हूँ भगवत गीता। तो मोहन भागवत ने क्या कहा उसको हम अध्ययन करेंगे, सोचेंगे और जो समझना है। पर तो उनकी बातों से लगता है कि वो दुखी हैं और दुखी होना चाहिए, क्योंकि एक कोई कल का आया हुआ लड़का नड्डा वो कहता है हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, वाजपेयी की जो आरएसएस की जरूरत हमें, हमारी हमको कोई जरूरत ही नहीं है। ये कौन है बोलने वाला? आपने कहा कि भागवत जी दुखी लगते हैं, तो दुखी वो किससे? नड्डा से दुखी है या मोदी और शाह से दुखी है? नड्डा तो बहुत छोटा है उनके लिए। वो दुखी है कि हमारे जो सिद्धांत है उससे हम हट रहे हैं और सिद्धांत दुखी है भागवत। हाँ, मैं तो भागवत भागवत का कोई बगावत नहीं कर सकता, ना मैं उनका वकील हूँ। मैं पेपर में जो पढ़ा उसको लेकर मैं जो समझा वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो लगता है दुखी है और उन्होंने सिर्फ इन्हें मोदी के बारे में बात नहीं की, उन्होंने जो परिणाम आए हैं मोदी के व्यवहार से, जैसे हमारे जो सीमा पर जो हमारे प्रांत हैं उनकी जो हालत हो रही है उसके बारे में उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से पेश की थी। तो मैं समझता हूँ कि वो एक वरिष्ठ नेता जो अपने के लिए कुछ नहीं किया, सब बीजेपी को लिए अपने सारे समय, अपने कार्यकर्ता, अपने स्वयंसेवक सबको लगा कर जिताया। एक बार नहीं 2 बार हो गई पूर्ण बहुमत से, जो हम जनसंघ के काल में कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज बीजेपी में मोहन भागवत की से वो हुई थी और मोहन भागवत ने क्या और त्याग किया वो तो अभी रहस्य रहेगा, क्योंकि मैं उस बीच में था जब मोहन भागवत और मोदी की मीटिंग भी नहीं होती थी और मोदी मीटिंग चाहता था बट मोहन भागवत से कभी हाँ नहीं आया, तो मीटिंग कभी हुआ नहीं। इस बार जो एक बात की चर्चा हो रही है कि देखिए मोदी जी ने पूरा अलायंस बुला लिया, अलायंस की मीटिंग कर ली, राष्ट्रपति भवन भी पहुंच गए, लेटर्स ऑफ सपोर्ट दिखा दिया, लेकिन जो प्रोटोकॉल कहता है कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक उन्होंने नहीं बुलाई। अब मैं क्या मानूं, उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक को बुलाने से मोदी जी डरते थे? और आपको क्या लगता है क्यों नहीं बुलाया बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक? वो सोचे थे पार्लियामेंट्री पार्टी खड्डे में जाए, मुझे उसकी जरूरत अब नहीं है, मैं खरीद लूंगा वो लोग जो हमारे साथ रहेंगे। कई इतने लोग यानी 1/3 हमारे पार्टी के जो एमपीज हैं वो दूसरे पार्टी से आए हैं, जो छोड़कर आए हैं, कांग्रेस से छोड़ के आए, इससे छोड़ के आए, उससे छोड़। वो समझता है कि अब आगे इसी प्रकार से खिचड़ी हमें पकानी है, तो अनुशासन की क्या जरूरत है, आरएसएस की क्या जरूरत है, ऐसे सोच रहे होंगे, मैं नहीं जानता। बट जरूर विनाश काले विपरीत बुद्धि की स्थिति में कोई कुछ भी हो सकता है। नहीं, आपने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि की स्थिति में है अगर मोदी जी, तो इस पर इस बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा, बीजेपी के सांसदों पर क्या असर पड़ेगा? जी, बीजेपी 2 सीट थी 1984 में, 2 सीट मिली वाजपेयी के, क्या उन्होंने सोशलिज्म, गांधीयन सोशलिज्म कहकर पार्टी को 2 सीट मिली 544 में 2 सीट मिली और 1 साल के अंदर राम मंदिर के इश्यू में 110 हो गए। उसके बाद धीरे बढ़ते 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 बहुमत मिल गई। तो इसीलिए ये जो कार्यकर्ता की पार्टी है ये कभी मिट नहीं सकती और वो कार्यकर्ता जिसकी सिद्धांत आज लोगों को पसंद आने लग गई।
जो पहले डरते थे नहीं 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 हम ये सारा ये ये धर्म का विषय नहीं लाएंगे, ये आज लोग धर्म के विषय सुनने चाहते हैं। मेरा जो नहीं मीटिंग्स स्वामी, जो बुलाए जाते हैं डॉक्टर स्वामी आप धर्म की बात कर रहे थे, मेरा ये सवाल है कि अयोध्या आज बीजेपी हार गई है। अयोध्या ऐसी जगह जहां पर मंदिर को चाहिए था, आना चाहिए था, क्योंकि मोदी ने उसको उस पर अयोध्या के मंदिर पर इश्यू पर उन्होंने प्रचार किया, नहीं करना चाहिए था। इसका तो योगदान जीरो था। ये तो विरोध कर रहे थे। जब मैं पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहा था तो मोदी ने एक पिटीशन डाली जिससे सदा के लिए ये बंद हो जाती। तो वो कहीं से पकड़ के लाया कोई गुरु मूर्ति कहां से, उसको लिखवाया और पेश किया और सब लोग कहे भाई ये कैसा हो सकता है। उन्होंने पेश किया, कोर्ट ने उसको मान्यता नहीं दी, उसको रिजेक्ट कर दिया और हम जीते और फिर ये आ गए सम्मेलन में। लेकिन सर अगर बीजेपी अयोध्या जैसी जगह हार गई जहां पर राम मंदिर को लेकर इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया, राम मंदिर बनाया गया, हारना ही चाहिए था, क्योंकि किसी ने, लेकिन लोग ये कहेंगे कि बीजेपी के लिए राम ही सजा देने वाले हैं, देंगे ऐसे सजा। मैं कहता हूं कि मोदी को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए था। ये धार्मिक विषय था और उसका योगदान शून्य था, तो शून्य होने के कारण इसको बोलना भी नहीं चाहिए था। और भगवान राम ने सजा दी है। मैं तो कहता हूँ राम सजा की सवाल नहीं है, वो किसी को भला नहीं करेंगे इस राजनीतिक विषय में कि किसको वोट देना है, किसने जो मेरे मंदिर बनाए उसको देना है या किसी और जो जिसने खेत में मेहनत किया उसको देना है। ये वो राम वैसे सोचेंगे। डॉक्टर स्वामी लेकिन एक चीज ये भी है ना, लोग ये भी कहेंगे कि देखिए अब धर्म का कार्ड बीजेपी नहीं उसका सक्सेसफुल हो रहा है। राम टेम्पल नहीं चला ये मुद्दा, हिंदू मुसलमान मोदी जी ने किया वो मुद्दा नहीं चला, क्या क्या नहीं बोला। तो मोदी जी अब किस दम पर आगे बीजेपी को बढ़ाएंगे और बीजेपी कौन से इश्यूज को लेके आगे? मोदी जो मिलावट कर रहे हैं हमारे धर्म में वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। धर्म में क्या आक्रमण हुआ राम मंदिर का, मुसलमान आए बाहर से, बाबर के लोग, उन्होंने तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई। यहाँ औरंगजेब ने और उसके पहले भी एक दो आकर हमारी काशी विश्वनाथ को 3 बार तोड़ी और औरंगजेब ने कहा कि वहीं बनाओ मस्जिद जहां मंदिर था, जो इस्लाम में भी परमिटेड नहीं है। परंतु उन्होंने कहा नहीं हम छोड़कर चले जाएंगे, जैसे पहले 2 लोग जो छोड़कर चले गए वो दोबारा हिंदू मंदिर बना देगा, तो इसलिए मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाओ। इतना अपमान, इसको के खिलाफ इतने सालों के बाद हम खड़े होकर ठीक करेंगे, लोग प्रशंसा करेंगे इसकी और वोट देंगे। आपको पूछना ही नहीं होगा कि वोट दीजिए। लेकिन तो इसीलिए हमें वोट नहीं मिला ये कहना गलत होगा। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी आप ये देखिए ना कि बीजेपी के कितने सारे केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। स्मृति ईरानी को देख लीजिए, उनके अलावा कितने सारे लोग चुनाव हार गए। आखिर उसका कारण क्या है? क्या मोदी जी की वजह से आज हारी है स्मृति ईरानी और बाकी जो केंद्रीय मंत्री हैं? वो मैं नहीं जानता हूँ श्री कृष्ण, वैसे मेरा अभिप्राय है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको पार्लियामेंट में होना जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि मोदी उनको अब राज्यसभा से अंदर लाए और अगले लोकसभा में दोबारा वो चुने। और ऐसे लोग कभी कभी पब्लिक में हो जाती है, हो सकता है कि ये इन्होंने वहाँ जो मतदाता क्षेत्र में वो ज़्यादा गए नहीं तो उसमें लोग चिढ़ जाते हैं। वो तो बहुत बड़े बड़े लोगों को हराया पब्लिक ने, जब वो आप उनको माने तो मोदी जी से भी बहुत चिढ़े हुए थे। वाराणसी के लोगों ने, तो मैंने कितने टीवी चैनल्स पे देखा कि वाराणसी के लोग नहीं थे। में जीते, जब 5 लाख में जीतते थे 2 बार, अब एक बार 1 लाख, पता नहीं वो 1 लाख भी कहां से आया, मुझे आश्चर्य होता है। नहीं तो बीजेपी के तो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनको वोट चुराकर उनको 1.5 लाख की जीत मिली है, अदरवाइज वो हार जाते।
मैं तो नहीं कह सकता, वो कहेंगे तो ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और भी है कि बीजेपी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होने वाला है, नड्डा जी का टेन्योर खत्म हो रहा है, किसको बना सकते हैं मोदी जी? कौन बनेगा बीजेपी का? ये पार्टी में कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि कोई इलेक्शंस नहीं हुए, कोई कार्यकर्ताओं का बैठक करके कौन वोटिंग कराकर कौन बनेगा प्रतिनिधि, वो भी तय नहीं किया। सब मनोनीत है, और कौन मनोनीत करेगा? मोदी और अमित शाह मिलकर, और वो जो प्रेसिडेंट रहा मोटा, वो फिर लिखकर ऐलान करेगा। यही चल रहा था। अब ये कोई है, मैं कोर्ट में जाऊंगा तो ये चुनाव नहीं हो सकता, ये मनोनीत कर नहीं सकेंगे, मैं गया नहीं। लेकिन सर अभी तो जून में नड्डा का टेन्योर खत्म हो जाएगा, तो फिर तो कोई ना कोई पार्टी प्रेसिडेंट टेन्योर कुछ खत्म नहीं होता, वो बदल देंगे उनको, ऐसा कोई दे देंगे कि परिस्थिति ऐसी है, देश में पेट्रोल कम हो गया, इसीलिए हम ज्यादा दौरा नहीं कर सकते, और इसीलिए हम जो आज हैं वो उनको 1 और साल बढ़ाते हैं। ये ऐसा कुछ मोदी करेगा? चुनाव बिल्कुल नहीं किया। चुनाव होते तो मैं अकेला बाहर बैठ, आज मेरे दुनिया में और इंडिया में सब जानते हैं मुझे। और जो राम मंदिर के लिए जो मैं किया, जो आज भी मैं 20 तारीख को अयोध्या फिर वापस जा रहा हूँ, वहाँ संतों सब बड़े पैमाने में इकट्ठे होकर मेरी भाषण करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जब सब निराश होकर बैठ गए थे, अशोक सिंघल बैठ गए थे, तब अशोक सिंघल ने मुझे बुलाकर कहा, स्वामी आप तुम्हारी बुद्धि से जैसे राम सेतु को बचाया वैसे इसको मंदिर का भी कर दो, उसके बाद मैं खुशी से चले जाऊंगा भगवान के पास। तब मैंने सोच करके नया रास्ता ढूंढा कि मेरा जो आस्था है वो कहती है कि राम वहीं पैदा हुए जहां ये मुसलमानों ने मस्जिद बनाई थी, और इसीलिए वहीं मंदिर बनेगा, क्योंकि कोई और जगह में राम लाला का मंदिर बन नहीं सकता। जहां मेरी आस्था कहती है। डॉक्टर स्वामी, आपके कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन मोदी जी ने आपको क्या लगता है कि भगवान राम का केवल और केवल इस्तेमाल किया है? भगवान राम का क्या, वो उन्होंने जो किया उसीलिए भगवान ने उनको ये सबक सिखाया। उनको तो नहीं, मैं होता तो मैं ये समझता, उनको सलाह देता कि तुम्हें तो इस्तीफा देकर एक सदस्य के रूप में बैठ जाओ विपक्ष में, और वहां अपनी जो क्षमता है दिखाइए, परंतु आज आपको ये छोड़ देना चाहिए। बट मैं कैसे बताऊंगा उनको, वो तो किसी का सुनते नहीं है, तो मेरा कैसे सुनेंगे? पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है 24 जून से। आपको क्या लगता है कि उस संसद सत्र में क्या होगा? क्या अब मोदी जी उस तरीके की तानाशाही रवैया क्या संसद में रख पाएंगे, जब इस समय पूरा विपक्ष अब एकजुट हो रहा है और विपक्ष के नंबर्स भी ज्यादा, ऐसे में मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी दुबक जाएंगे, या मोदी जी अभी भी कहेंगे कि मेरे 56 इंच का सीना है, कोई भी आएगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं? और स्पीकर कौन है आजकल? मैंने ध्यान नहीं दिया। आज कौन स्पीकर है? वही तो अभी चयन होना है, स्पीकर का तो अभी चयन होना है। खबर ये आ रही थी कि नहीं, स्पीकर बहुत कुछ कर सकता है, और पहले बार जो बिरला थे वो कई चीजें की जो पहले होता नहीं था, परंतु हमारी काम चल गई उसमें। आप हल्ला करो, गिल्ला करो, सबको एक्सपेल करो, और फिर पास करो, फिर एक्सपल्शन को वापस कर लो। नहीं, लेकिन तो फिर काम भी चंद्रबाबू नायडू के बारे में खबरें आ रही थी कि वो चाहते हैं कि स्पीकर की पोस्ट उनकी पार्टी को दी जाए। क्या तो नहीं देंगे तो बट चंद्रबाबू नायडू पहले नहीं जाएंगे, ये नीतीश पहले जाएगा, हो सकता है 3-4 महीने में चले जाएगा। लेकिन आपको क्यों लगता है कि नीतीश पहले क्यों जाएंगे? नवंबर तक तो पार्लियामेंट चलेगी। नवंबर तक पार्लियामेंट चलेगी।
लेकिन सर अब मोदी जी का भविष्य आप क्या देखते हैं? अगर मान लीजिए कि ये सरकार गिर जाती है, जैसा आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि नवंबर और मार्च के बीच में ये सरकार कभी भी गिर सकती है। जहाँ तक ये दोनों एलाइज़ हैं, आपने कहा नीतीश पहले जाएँगे, चंद्रबाबू नायडू बाद में जाएँगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आखिरी के 2 सवाल में कि मोदी जी का भविष्य क्या है और बीजेपी का भविष्य क्या है? दो बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार एमपी पीएम रहे, अब तीसरी बार भी पता नहीं कितने महीने के लिए रहेंगे, परंतु जो भी है अब उनको छुट्टी करके जाना चाहिए। क्यों दूसरे को मौका नहीं दे? मैं तो हमारी पार्टी में नियम नहीं बनाई, परंतु बात में ऐसे कहते थे किसी को 2 टर्म के ज्यादा नहीं होना चाहिए, जहां तक प्राइम मिनिस्टर का सवाल है। और अब ये आ गए, तीसरी में पहुंच गए, अब तीसरी इस प्रकार से हो गई। अब मैं नहीं जानता हूं कि क्या होगा, किस रूप में होगा, परंतु अपनी मर्यादा को कायम रखने के लिए मैं सलाह दूंगा, यद्यपि मेरी सलाह मांगी नहीं, मैं सलाह दूंगा मोदी को कि भाई अब आपने कर दी, तीसरी बार बनने के लिए बात थी, अब वो भी पूरा हो गया, अब आप इस्तीफा देकर या इस्तीफा नहीं देगा तो अपनी एमपीशिप को रखिए, परंतु पार्लियामेंट में बहस करने के लिए जैसे मनमोहन सिंह आते थे, चुप आकर बैठकर सुनकर जाते थे, देवेगौड़ा भी चुप आकर सुनकर जाते थे, वैसे ही आप भी आकर सुनकर जाइए। और कोई आपको लॉबी में मिल जाए तो उनको सलाह दीजिए, भाई ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पर मैं तो उनका तो क्या करेंगे का सवाल ही नहीं है, उनका तो राजनीति खत्म हो गया है। ये जो जिस समय उसको बहुमत नहीं मिली बीजेपी की, और फिर बीजेपी को छोड़कर उन्होंने कुछ और एक झोंपड़ी बनाया, और उस झोंपड़ी में कहा कि मैं राज का राजा हूं, तो क्या मतलब है? बीजेपी में मेजॉरिटी नहीं है, परंतु मैं ये कोएलिशन का मैं उनकी नेता हूं, ये तो कोई समझने वाली बात नहीं है। आपने इम्पोर्टेंट बात कही जिसको कि मैं दोहराऊंगी। आपने कहा कि मोदी जी की राजनीति एक तरीके से खत्म हो गई है और वो एक ऐसी झोपड़ी में रह रहे हैं जो झोपड़ी किसी भी समय गिर सकती है। That's right, करेक्ट, बहुत ठीक से आपने इसको संक्षिप्त में बताया। अब मेरा आखिरी सवाल है सर, चलते चलते, कि मोदी जी को आपने कहा कि आप ये राय दे रहे हैं, आप लेकिन ये भी श्योर नहीं कि मोदी जी आपकी राय मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं पूछना चाहती हूँ कि इस समय मोदी और शाह दोनों को आप क्या राय देंगे? नहीं, दोनों एक ही जाएंगे, एक साथ ही जाएंगे। तो शाह मोदी जिंदा नहीं रह सकते राजनीति में, जिंदा माने राजनीतिक जिंदा नहीं रह सकते। तो और मैं कहता हूं कि कई चीजें हैं उनको बहुत छिपाना है, तो वो खुद चले जाएंगे और कहेंगे भाई कम से कम आप तो हम छुट्टी करके जा रहे हैं, तो हमें छेड़ो मत। कहा था कि नवंबर और मार्च के बीच में ये सरकार गिरेगी, ये आपने टाइमलाइन भी दिया है, और आई एम श्योर हम आगे भी बात करेंगे आपसे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन 5-6 महीनों में जो भी पाप मोदी और अमित शाह की सरकार ने किए हैं, क्या उन पापों को इस तरह से छुपा लिया जाएगा कि फिर बाकी वो बाद में उजागर ना हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का मामला हो, चाहे वैक्सीन हो, कुछ भी हो? देखिए, कोई छिपा नहीं है। सोनिया गांधी छिपा सकी मुझसे नेशनल हेराल्ड केस में, आज भी चल रहा है, और उसको मोदी ने बहुत ढील दी। हमें जो भी जज आया वो छुट्टी लेकर चले गया, तो अब नहीं होगा। जुलाई 22 से शुरू हो रही है दोबारा। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का हम छुट्टी कर दे। राहुल गांधी ने तो इंग्लैंड का पासपोर्ट ली है, मैंने फोटो वोटो सब दे दिया है, और राजनाथ जब लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने उनको चिट्ठी भी लिखी, उसका जवाब नहीं दिया, और अमित शाह आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, एक स्टेप आगे नहीं दिया। मैंने 2 रिमाइंडर दिया, उसका भी उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, तो वो तो बचाने में लगे हुए थे। तो मोदी गया तो ये भी गए, फिर एक नया पुनरुत्थान होगा देश की राजनीति में, और हम सब लोग हर्ष के साथ राजनीति में फिर सक्रिय हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वामी, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम सर, थैंक यू। वेलकम एनी टाइम। थैंक यू सर।